Assalamu alaikum everyone. This is Hidayatullah Khan. I'm live from the platform of Watan News. मैं फिलहाल कराची से ऑनलाइन लाइव आ रहा हूँ और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक सितारे हैं जिन्होंने हाल ही में CSS 2020 में न सिर्फ उसके एग्ज़ाम को पास किया बल्कि उसके इंटरव्यू के फेस को क्लियर करते हुए पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में एजुकेशन हासिल की। हमारे साथ जनाब अख्तर बलोच साहब मौजूद है। वो हमें कोयटा से ज्वाइन कर चुके हैं। आज के इस नशिस्त में हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया और मतलब उन्होंने एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट किया और फिर उन्होंने न सिर्फ एक पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी तक वो पहुँचे बल्कि साथ ही पाकिस्तान का जो सख्त तरीन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर गए वो, और उसके बाद एक अच्छे से ग्रुप पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में एलोकेट हुए। तो आज हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़रा जानना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे और कुछ सीखना चाहेंगे हमारे ऑडियंस। जनाब अख्तर बलोच साहब, सबसे पहले तो मैं वतन न्यूज़ प्लेटफॉर्म और पूरे बलूचिस्तान की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और मुबारकबाद के साथ साथ ही सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके क्या तासुरात है, फीलिंग्स क्या है। जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना और मतलब अपने इस तरह के बैकवर्ड एरिया से, तो आपके तासुरात क्या है, अपने फीलिंग्स जरा शेयर कीजिए। Thank you, Uday. Thank you for inviting me on this platform. Thank you for providing me an opportunity to speak to youth of Balochistan. So, जहाँ तक happiness की बात है तो I can't find words which can better express the level of happiness I am having currently. So, happiness के लिए सबसे पहले तो खुशी मुझे इस बात की है कि मैं being a person from Balochistan, from a very backward area of Balochistan, इस तरह मेरा CSS क्लियर करना और CSS में बहुत अच्छे नंबरों से पूरे बलूचिस्तान में 4th पोजीशन लेना और रिटर्न में भी काफ़ी अच्छा स्कोर था मेरा। तो ये सब मेरे लिए एक बल्कि पूरे बलूचिस्तान के लिए एक बायस फ़ख्र की बात है। और मैं इस सब जो सक्सेस है, जो भी मेरी जर्नी है, जो भी हार्ड वर्क है, जो भी बीच में हर्डल्स आई हैं और उसके बाद मैं जो ही सक्सेस पे पहुंचा हूँ, मैंने इसको पॉसिबल बनाया। इस सब का क्रेडिट मैं देता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंट्स को, जो जब भी मुझे ज़रूरत हुई उनकी हेल्प की, चाहे जो भी हो, वो मेरे पेरेंट्स आप कह सकते हो सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन थे मेरे लिए थ्रू आउट दिस जर्नी। जहाँ जब मैं फील करता था कि आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड, तो वो वहाँ पे मुझे मेरे लिए एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनती थी। तो ये मैं कहना चाहूँगा। ऑफ कोर्स सर, पेरेंट्स आर द वन जो आपको सारे मतलब ज़िंदगी के ऊंच नीच में सपोर्ट करते रहते हैं। सर, दूसरा क्वेश्चन हमारा आपसे ये होगा कि आपको कमीशन का ख्याल कब आया? लाइक आपको मतलब दूसरे कैरियर्स भी होते हैं, दूसरे फील्ड भी थे, आपको कमीशन या CSS का जो ख्याल है कब आया और कैसे आया? जी, अगर इस बात हम देखें कि कमीशन का ख्याल कैसे आया, पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का मतलब वो ड्रीम कहाँ से मतलब वो हुआ, तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो बचपन से ही चाहते थे, वो बचपन से ही मुझे कहते थे कि बेटे यू आर गोइंग टू ज्वाइन द सिविल ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो वो मैट्रिक के बाद ही मैंने अपना फील्ड डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था इस तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ। और मैं मतलब इसी तरह का देखा जाए तो मैं बेसिकली मेरा सिविल सर्विस ड्रीम था, क्योंकि मुझे पता था कि पेरेंट्स ने मुझे शुरू में एक स्पार्क दी थी कि अपने सिविल सर्विस ज्वाइन करना है। लेकिन मैंने साथ साथ उन बीइंग सेफ साइड पे रहने के लिए मेरे पास 2 प्लान थे। प्लान ए था मेरा सिविल सर्विसेज और प्लान बी था कि मैं कोई फॉर्मल डिग्री ले लूँ इनकेस, क्योंकि आपको भी पता है कि सिविल सर्विसेज में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 39,000 से 49,000 कैंडिडेट ने इस बार अप्लाई किया था, उसमें से फिर 18,000 अपेयर हुए, 376 ने क्वालिफाई किया, 226 फिर फाइनली एलोकेट हुए हैं। तो मतलब 39,000 और 89,000 कहाँ और 221 कहाँ, तो इसमें लक का फैक्टर है, माने ना माने कोई। तो इसलिए मैंने ये जो बेसिकली जो सिविल सर्विस की तरफ कैरियर को डाइवर्ट करना, मेरे पेरेंट्स की शुरू से ही वो ख्वाहिश थी कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं, तो उसके लिहाज से मैट्रिक के बाद डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। फिर मैंने BBA की है, फिर फर्स्ट टाइम मैं अपेयर हुआ हूँ 2018 में, जहाँ पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 11 पेपर क्लियर थे, सिर्फ इंग्लिश प्रीसिम कंपोजिशन में मैं 10 मार्क्स से फेल हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने MBA में एडमिशन ली है। अब देखो, रेगुलर BBA की है, BBA 4 years, BBA ऑनर्स मैंने बाद यूनिवर्सिटी मुल्तान से की है,
उसके बाद मैं सीएस में अपीयर हुआ हूँ, लेकिन मैं साथ साथ अपने प्लान बी पे भी काम करता रहा हूँ। मैं प्लान बी के इस तरह काम करता रहा हूँ, मैंने एमबीए में इनरोल हो गया 2018 में। 2018 में मेरी एडमिशन हो गई थी नास्ट बिजनेस स्कूल इस्लामाबाद में। तो मैं एमबीए के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर में मैंने फिर सीएसएस का एग्जाम दी है और फिर क्वालिफाई हो गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ऑफ कोर्स सर, लाइक आपको जो प्लान बी है वो भी कुछ ज़्यादा नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन लेना पाकिस्तान की मतलब जी ऑलमोस्ट जी। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है। काफ़ी मतलब खुशी की बात है कि अगर आपका कमीशन भी ना होता तो आपके साथ एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, एमबीए कर रहे थे। सर, जी जी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट्स इज योर स्टडी पैटर्न, लाइक आपकी स्टडी की स्ट्रेटजी क्या होती है, कितने घंटे पढ़ते थे, किस तरह पढ़ते थे? जी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में देखें 2018 में, तो वहाँ पे मेरे स्टडी स्केड्यूल ये था कि बेसिकली हुआ ऐसे है कि 2017 में नास्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई की है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ वहाँ पे। मतलब सारे इंटरव्यू सारे क्वालिफाई हो गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट तक मैं नहीं पहुंचा। तो उसके बाद नवंबर 2017 में मैंने तैयारी स्टार्ट की है। उसमें मेरा स्केड्यूल अगर फर्स्ट अटेम्प्ट का देखा जाए तो वहाँ पे मैंने लाहौर में एक लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी। मैं सुबह जाता था, रात को आता था। नवंबर से फरवरी तक मैं तैयारी करता रहा। वो फर्स्ट अटेम्प्ट की स्टोरी है जिसमें मैं फेल हो गया था। अब अगर सेकंड अटेम्प्ट पे आ जाए हम, जिसमें मैं क्वालिफाई करके आप सुने बैठा हूँ, तो इस अटेम्प्ट में मेरे कोई डिफाइंड कोर्स नहीं थे, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं था मेरा। क्योंकि मेरे साथ एमबीए थर्ड सेमेस्टर था, एमबीए में फोर्थ सेमेस्टर होते हैं बेसिकली, बाकी एमएस में 2 सेमेस्टर कोर्स वर्क, फिर 2 सेमेस्टर रिसर्च, जब हम लोग फोर्थ सेमेस्टर कोर्स वर्क भी है और साथ साथ आपका एक प्रोजेक्ट भी होता है फाइनल ईयर। तो मैं जब थर्ड सेमेस्टर में था तो मैंने थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट में तकरीबन सितंबर में तैयारी स्टार्ट, सितंबर 2019 में तैयारी स्टार्ट की है। तो उस वक्त क्योंकि मैंने एमबीए के क्लासेस भी लेने थे, एमबीए के प्रोजेक्ट्स भी करने थे, और फिर नास्ट जैसे इंस्टीट्यूट में आपको पता है कि वर्क बर्डन ज्यादा होता है थोड़ा, तो इस लिहाज से मैं क्लास भी लेता था। साथ साथ टाइम जो बचता था मेरे पास, तो मैं उससे मतलब वो अपनी चीज से कोई सब्जेक्ट्स हैं जो ऑप्शनल्स हैं, कंपल्सरी हैं, जहाँ जहाँ मेरी वीकनेस है उनको मैं ओवरकम करता चला जाता। तो मेरे डिफाइंड डॉट्स नहीं थे, लेकिन अगर ऑन एवरेज लगाया जाए, एवरेज आउट किया जाए, तो एवरेज मेरे मतलब 7 to 8 आवर्स पर डे थे ही थे। वीकेंड्स पे ज्यादा होते थे, लेकिन मतलब वर्किंग डेज में क्योंकि मैंने एमबीए भी साथ कवर करना था, तो 7 to 8 आवर्स पर डे। लेकिन कोई डिफाइंड आवर्स नहीं थे कि मैंने इस घंटे से इस घंटे तक पढ़ना है, क्योंकि मैंने एमबीए साथ चलाना था। तो ये मेरा स्टडी स्कीम था, आप कह सकते हो आप। सही, मतलब एक बहुत कंटिन्यूअस स्ट्रगल थी, ये नहीं कि एक स्पेसिफिक सिर्फ घंटे पढ़ना है, साथ एमबीए यूनिवर्सिटी की लाइफ भी है। जी जी। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोगों ने किया, स्टूडेंट्स ने किया, जो सीएसएस ड्रीमर्स है या जो अभी यंगस्टर्स है जिन्होंने हाल ही में यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं या लेना चाह ऑलरेडी दाखिला उनका हुआ है, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हम अपनी स्टडी के साथ प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। लाइक आपने कहा मैट्रिक के बाद आपका एक माइंड बना, अगर किसी एक बंदे का मैट्रिक के बाद माइंड बनता है, वो एफएससी में तैयारी करना चाहता है थोड़ी बहुत और यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो वो कैसे जारी रख सकता है? तो इसके लिए ये है कि देखो, मैं दोबारा वही बात मतलब कंटिन्यू करता चलूँ, दोबारा वही बात कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अब जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, जितने लोग अपेयर हो रहे हैं, सबको सबकी एलोकेशन होना, सबको मतलब सीट्स मिलना, मेरे ख्याल में नहीं वो पॉसिबल, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन डे बाय डे इंटेंस होती जा रही है। तो इससे ये है कि अगर एक बंदा वाकई एस्पायर कर रहा है, अगर वो वाकई सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, वेल एंड गुड, मतलब वो उसके लिए मेहनत करे। लेकिन ये है कि आपके पास अगर जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने मैट्रिक के बाद स्टार्ट किए, मैट्रिक के बाद स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिए, प्राइवेट एफए बीए करके मैं सीएस में, नो। मैंने मतलब साथ साथ अपनी फॉर्मल डिग्रीज भी लेता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लान भी था। अब ऐसे ही अगर कोई एस्पायर कर रहा है, कोई चाह रहा है कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रहा है, और वो मैट्रिक से ही मतलब उसका माइंडसेट बन गया, उसको विजन मिल गया है कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, सीएसपी ही बनना है, तो वो क्या करें, वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो उसकी डिग्री है, जो उसकी एजुकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि एफएससी है, फिर आगे अगर कोई रेगुलर डिग्री ले रहा है उसके ऊपर फोकस करे। अगर उससे टाइम बच रहा है वीकेंड्स पे या डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे कुछ डेज, मतलब वो अपने इस तरफ मतलब जो सिविल सर्विस हैं, जो इसके एग्जाम्स हैं, उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में बेसिक्स देखे, मतलब क्या क्या करना है, ताकि क्योंकि वो अगर अपनी फॉर्मल डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब जाएगा, जब वो फॉर्मल मतलब प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करेगा, मतलब वो पूरा दिन डेडिकेट करेगा सीएसएस की तैयारी को, इसकी प्रिपरेशन को, तो उसको कम से कम ये हो जाएगा कि उसको पहले से कुछ उसके बेसिक मतलब पता होंगे उसे। बेसिक इन सेंस कि उसे इतना मसला नहीं होगा वहां तैयारी करते, क्योंकि उसके पहले से बेसिक पता होंगे उसे। उसे ये भी पता होगा कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मैंने। तो ये है अगर शुरू से बंदा ले दिया। लेकिन बात वही दोबारा वही है कि मतलब प्लान फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हो, क्योंकि अगर खुदा न खासा सीएसएस में एलोकेशन नहीं हो रही,
तो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है उसने, आगे क्या उसके पास कोई ऐसी डिग्री है जो मतलब 3 CSE का अटेम्प्ट कंज्यूम होने के बाद भी उसे मतलब उसका करियर ब्राइट रहे, तो वो ब्राइट करियर एंजॉय करे आगे। तो इस तरह तो आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर्मल एजुकेशन देना है, सेकंड साथ साथ अपने इसको भी तैयार करना है। अब जब डिग्रीज आपकी कंप्लीट होंगी, फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी, फिर आप बैठे मतलब जितने घंटे होते हैं आपसे, आप पूरा पूरा दिन लगा के दे देना इसको। तो ये मेरा एडवाइस है उसके लिए जो एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विस को ज्वाइन करने के लिए। All right, sir. Sir, my next question is that did you acquire any isolation for studies? क्योंकि आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि CSS वाले मतलब दिन रात पढ़ते रहते हैं, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, वो बस सिर्फ किताबों तक उनकी दोस्ती रहती है। तो क्या आप भी आइसोलेशन में रहते थे स्टडी करते हुए? No, it was not at all case not at all case। जब मेरी बात आती है मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं फ्रेंड्स से एंजॉय भी करता था। MBA के हम लोग कोलीग्स के साथ हम लोग वो गेट टुगेदर्स होती थी, कभी कोई इंडोर गेम के लिए गेम्स भी खेलता था। आइसोलेशन में नहीं था मैं। आइसोलेशन ठीक है, अब मुझे आइडिया नहीं है कि आइसोलेशन जो लोग हुए हैं उनका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि उनका कैसे होता होगा, लेकिन ये कि अपने सोशल लाइफ मतलब वो बैलेंस रखना है आपने अपनी फुल टाइम सोशल। अगर आप आइसोलेशन में रख दोगे अपने पास सिर्फ किताबें होंगी, आप होगे बस लगे रहोगे, कोई और किसी बात शायद कुछ नहीं होगी, तो उससे आप ज्यादा मतलब वो एंग्जाइटी होगी और अब ज्यादा वो डिप्रेशन के शिकार हो गए इन सेंस। मतलब 24 घंटे किताबें ही किताबें, बंदा पढ़े सही टाइम दे दे, लेकिन ये कि साथ साथ मतलब जो दूसरी एक्टिविटीज वो भी करता जाए जो इंसान के मतलब ह्यूमन नेचर का पार्ट है। जैसे वो प्लाटो आई थिंक कहता है कि man is a social animal, man cannot live in isolation, he must interact with the people in its society। मतलब जो सोसाइटी है उन लोगों से इंटरेक्ट करेगा तभी वो एक हेल्दी लाइफ जी सकेगा। तो इस तरह मेरे केस में तो ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल अपने को आइसोलेट कर लिया था, ऐसे नहीं था। लेकिन मैं मतलब वो दूसरी मतलब गैदरिंग भी इंजॉय करता था, फ्रेंड के साथ बात शातें भी होती थी, बाकी ऐसे वो घूमना फिरना भी होता था, साथ साथ तैयारी भी होती थी। ये था मेरा। सही सर। और सर इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक बहुत ही मतलब अनसर्टेनिटी होती है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से होती है। जाहिर जी सी जी। बात है जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उसमें तो सबको वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन जब बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, क्योंकि उसमें 300+ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें फिर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं। जो पहले से ही लोग सोचते हैं कि मैं मतलब अगर मुझे ऑप्शनल में ये रखने हैं तो मैं अभी से उसके मुतालिक नॉलेज गेन करना शुरू कर दूँ। तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो एस्पिरेंट्स है या जो स्टूडेंट्स है? ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए दो चीजों का ख्याल रखना लाजमी है। फर्स्ट, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब एजुकेशन बैकग्राउंड आपका जो है, जो आप मतलब फॉर्मल एजुकेशन FSC, फिर उसके बाद बैचलर डिग्री लेके अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट डिग्रीज लेके आए हो, जो आप वहां पे पढ़ के आए हो, वो पहले ये देखना है आपने कि आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट। ऑप्शनल बिफोर चूजिंग एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट। सेकंड, आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। अब अगर मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने BBA फाइनेंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की है, MBA भी मेरी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में है। अगर मैं देखूं, मैंने 6 साल यानी कि 4 इयर्स BBA के, फिर 2 इयर्स MBA के लगाए हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को पढ़ने में। मेरी स्पेशलाइजेशन है उसमें, यानी कि मेजर मेरा वही था, 7 माइनर्स थे। तो उसमें मैंने इतने साल लगाए हैं। अब मेरा उसमें अच्छे खासे मतलब बेसिक्स मेरे वो हैं, बेसिक्स मेरे अच्छे खासे वो हैं, क्या कह सकते हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं। अब मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग में है, और तो मैं अकाउंटिंग उठाऊं तो अच्छा भी लगेगा। अब ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट है, उसका बैकग्राउंड उसने BA जोलॉजी किया हुआ है, अगर वो जोलॉजी ऑप्ट करेगा तो यानी कि देखो CSE में रिक्वायरमेंट क्या है, CSE में रिक्वायरमेंट है कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 साल तालीम, यानी कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन मींस उस लेवल का ही पेपर आता है। इतना मतलब आपने फिलोसफर नहीं बना होता हर चीज में, क्योंकि 12 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप हर किसी में फिलोसफर बनने बैठ जाओ तो शायद आप मतलब वो सारे कवर कर सको, आप एक पे ही सारा टाइम जाया हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट क्या है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी बैकग्राउंड जो आपकी डिग्री है उससे रिलेवेंट कोई सब्जेक्ट है तो आप उसको एक बार देख लो, उसको देख लो, FPSC जाके सिलेबस डाउनलोड कर लो उसका, फिर देख लो कि उसको हैंडल कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो बेशक कोई उठा लो। फर्स्ट ये चीज है, फैक्टर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बिफोर चूजिंग एन ऑप्शनल। सेकंड क्या है आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट प्योर साइंसेज में है तो गो फॉर इट, प्योर साइंसेज उठाओ। अगर आपका इंटरेस्ट सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जेंडर जो मैंने टाइम इनमें इंटरेस्ट है आपका, तो आप उनको उठाएं। तो ये दो चीजें आपने पहले मतलब वो करनी है, देखनी है, फिर अपने ऑप्शन उठाने के, यानी कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और आपके इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने ऑप्शन चूज करोगे तो मेरे ख्याल में आपकी मार्क आने के चांसेस बहुत कम होंगे।
हाँ, अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड में अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को छोड़ के जाके पॉलिटिकल साइंस या आईआर उठाता, शायद मैं कवर करता उसमें, शायद मैं पास भी होता उसमें। काफी मेरे कुलीग्स हैं जो अकाउंटिंग फाइनेंस के हैं, आईआर उठाए उन्होंने पास भी हो गए हैं, लेकिन उसमें फिर मार्क आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी होती है, ज्यादा टाइम लगाना होता है फिर जाके होगा। जबकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेरा फील्ड है, उसमें कम टाइम लगा के अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो ये दो चीजें मैटर करती हैं आपके ऑप्शनल चूज करने के लिए, कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड एंड योर इंटरेस्ट। all right sir. सर पीपल ज्वाइन एकेडमीज, कोचिंग एकेडमीज, तो आप क्या जी प्रेफर जी। करना चाहेंगे कि एकेडमीज ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब एक किस तरीके से ज्वाइन करनी चाहिए? बस जाकर के एक एकेडमी, जो भी मतलब लोग फेमस लोग बातें करते हैं कि एकेडमीज अच्छी है, लोगों की बातें सुननी चाहिए, या फिर आप कोई एकेडमी स्पेसिफिक बताना चाहेंगे? यार अगर इस क्वेश्चन का आपका आंसर करता चलूं तो ये पर्सन टू पर्सन शायद वेरी करे। अब अगर कुछ लोग हैं वो मतलब उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड स्ट्रांग होती है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, तो अकेडमीज वो ज्वाइन ना करें। जैसे मैंने कोई एकेडमी फॉर्मल एकेडमी ज्वाइन नहीं की है, मैंने कुछ मेंटरशिप की, मतलब वो एक्वायर की है। मैं कुछ टीचर के पास जाता था, अपना काम चेक कराता था, लेकिन फॉर्मल की एकेडमी मैंने प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन नहीं की है, रिटन प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया था मैंने। तो ये अगर एक बंदा है, उसको लगता है कि वो मतलब बगैर एकेडमी कर सकता है, क्योंकि सीएसएस में ठीक है, सीएसएस में एकेडमीज डज मैटर। क्योंकि अगर एक बंदा है वो डायरेक्शन लेस है, और वो मतलब दिन में 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाई को दे रहा है, और एक बंदा और है उसको एक मतलब डायरेक्शन पता है, उसे पता है मैंने क्या पढ़ना है, और वो 3 घंटे पढ़ रहा है, तो वो 3 घंटे वाला 15 घंटे से बेहतर है। क्योंकि वो जो 15 घंटे वाला है वो डायरेक्शन लेस पढ़ रहा है। डायरेक्शन लेस मीन्स वो जो भी सामने आ रहा है पढ़ रहा है, उस तरह नहीं होता। तो अब तो इस तरह देखा जाए तो जो एकेडमीज की बात है, तो एकेडमीज अगर किसी को जरूरत फील होती है एकेडमीज की, उसको लगता है कि मुझ में मतलब ये वीकनेसेस हैं, इनको मैं खुद ओवरकम करने में टाइम लगेगा मुझे, या मैं खुद ओवरकम नहीं कर सकता प्रॉपर से, तो जाए एकेडमी के पास, एकेडमी में दाखिला ले। अच्छे टीचर्स हैं, वो मतलब गाइड करेंगे उसे उसे सही डायरेक्शन पे एक रास्ता दिखाएंगे, फिर रास्ते पे चलना उसके वो मतलब उसका अपना काम है। और सेकंडली अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि मतलब उसको एकेडमी की जरूरत नहीं है, तो ये भी कोई मतलब एकेडमी ज्वाइन करना ना करना ये मतलब हरफ आखिर नहीं है सीएसएस के लिए। आप ज्वाइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर आपको जरूरत फील हो रही ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन कर लो बेशक। अगर आपको जरूरत फील नहीं हो रही तो ना करो आप बेशक। अब जैसे मेरी जर्नी है, मैंने सीएसएस एकेडमी को ज्वाइन नहीं की है, और मैं आपके सामने मतलब वो सिविल सर्वेंट ऑफ सीएसपी बन के बैठा हुआ हूँ। तो ये मेरा टेक है इसके ऊपर, एकेडमीज के ऊपर। सही, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सर। जी, पर्सन टू पर्सन मेरी है। सीएसएस से पहले एक बड़ा क्रुशियल स्टेज आजकल, खासतौर पे आजकल पाया जा रहा है कि जो एफएससी या इंटरमीडिएट करने के बाद स्टूडेंट बहुत ज्यादा मतलब अनसर्टन होते हैं या इनडिफरेंट होते हैं कि हमें कौन सा बैचलर्स के लिए कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। फिर वो एक दूसरे के साथ मतलब कुछ बातें होती है जो मिथ्स होती है, इस तरह की, वो कहते हैं कि फलाना सब्जेक्ट आप ले ले, ये सीएसएस के लिए इतना अच्छा है, ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है, ये बैचलर्स का जो ये प्रोग्राम है, मतलब एक दूसरे को बताते रहते हैं। एक बंदा एक सजेस्ट करता है तो दूसरी जगह कोई दूसरा बंदा कोई उसके अगेंस्ट सजेस्ट कर रहा होता है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब जो एक स्टूडेंट होता है इंटरमीडिएट का, वो यूनिवर्सिटी लाइफ में इंटर होने के लिए, मतलब एक तो होता है बंदे का अपना डायरेक्शन क्लियर होता है, जिस तरह आपका क्लियर था कि आपने कहा प्लीज मुझे एक इजाजुल्लाह, आई कांट हियर यू। am I audible now? सर आवाज आपकी नहीं आ रही। अब आ रही है सर? हेलो। अब आ रही है सर? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अब आ रही है सर? यार आवाज कट रही है आपकी, मेरे ख्याल में आपके एंड पे नेट का मसला है, नेटवर्क कुछ। सर आ रही होगी, अब आप चेक करें। जी 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 जी, अब आ रही है, अब आ आ रही रही है? है। जी जी जी, अच्छा। बोले। जी जी सर, जी। तो अगर आप वो बता दें कि मतलब बैचलर्स लेवल के लिए कौन सा प्रोग्राम, आप कोई प्रोग्राम प्रेफर करेंगे या फिर कोई दूसरा तरीकाकार बता दें कि बंदा किस तरह चूज करे? इसके लिए अगर एक बंदा है, उसने सीएसएस को डू एंड आई बनाया हुआ है कि भाई मैंने सीएसएस ही करना है, कुछ करना ही नहीं है, फिर वो ऐसे कर ले कि मतलब जो उसे फील्ड सूटेबल लगे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, वो मतलब उठा ले कि मतलब सिर्फ सीएसएस के लिए। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, आई कैन बी रॉन्ग दो, मेरा ओपिनियन ये है कि आप फील्ड वो चूज करें जो आपका इंटरेस्ट है, और फील्ड आप वो चूज करें जिसका कोई वाकई स्कोप है। क्योंकि आपने देखो, मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि सीएसएस में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अनसर्टेनिटी है।
तो इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आपके पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी मीन्स कि आप एक ऐसा डिग्री लो जो अगर खुदा ना खास्ता CSS ना भी हुआ तो भी आपको वो ऐसा ब्राइट करियर दे सके कि आप उससे आगे जिंदगी जी सको। तो मेरा इस पे ये टेक है कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज करो, और वो चूज करो जिसका स्कोप है वाकई। वो CSS में देखो, CSS में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप जो भी फील्ड हो आपका, आपके 2-3 सब्जेक्ट वहाँ पे मतलब CSS में वो हो ही जाते हैं, मतलब उसमें क्या कहते हो आप, ओवरलैप कर ही लेते हैं चीजें। तो इस तरह फील्ड वो चूज करो जिसका स्कोप हो, जो वाकई को काम आ सके फ्यूचर में। अगर आप वाकई CSS को डू और डाई समझते हो, फिर आप बेशक जो डिग्री आपको रेलेवेंट लगती है CSS की आप वो कर लें। लेकिन एज सच कोई कॉन्सेप्ट है तो नहीं, मैंने तो आज तक नहीं सुना हुआ कि मतलब ऐसे है कि लोग CSS के लिए सिर्फ फलाना डिग्री में जा रहे हैं, लेकिन आपका शायद एक्सपीरियंस होगा। सही राइट सर। सर अगर मैं ये पूछूं कि विच सिंगल थिंग लेड यू टू दिस सक्सेस, कौन सी एक वाइड चीज थी या कौन सी एक आपके लिए मोटिवेशन बनी जिसने आपको इस सक्सेस तक पहुंचाया? हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। मतलब मेहनत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। जी जी जी, मतलब मेहनत को बगैर तो ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है ना। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे भी कोई शॉर्टकट है नहीं। तो आप मतलब ये देखो ना, हम मुसलमान हैं, हम लोगों का ईमान है कि जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसे रिवार्ड देता है उस मेहनत का। कल, परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन रिवार्ड जरूर मिलेगा उसे। तो इस तरह अगर हम यहाँ भी, मेरी यही मतलब वो मेंटलिटी कि भी मेहनत करूंगा मैं, बाकी CSS होता है नहीं होता, लेकिन मेहनत कल काम तो आएगा मुझे। अब ऐसे ही अगर कोई बंदा एक मेहनत करता है, वो सही अपना मतलब 100% वो एफर्ट लगाता है उस चीज पे, 100% एनर्जीज अपनी उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो अगर बेशक वो चीज ना हो, लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो फ्यूचर में उसे काम आएंगी। सही सर, ऐसे भी बात करते हैं कि देर इज नो जी जी डाउट कि बोलान मतलब काफी बैकवर्ड है। देखिए फिर अगर हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेवल पर जाते जाए तो फिर अपने इलाके फिर ज्यादा बैकवर्ड है। मतलब अगर आप फिर दूसरे क्वेटा के मुताबिक देखें तो बोलान ज्यादा बैकवर्ड है। तो अगर आप बिल्कुल CSS कर चुके हैं, आप कामयाब हो चुके हैं, अब आप अपने इलाके के लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं, क्या प्लानिंग्स है, आप अपने इलाके के लिए किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए? क्योंकि हमें अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ खुद कामयाबी तो हासिल बिल्कुल नहीं करनी, लोगों के लिए भी तो आसानियां बिल्कुल पैदा करनी होगी। तो आपके क्या बिल्कुल। इरादे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? ये कंट्रीब्यूशन अब तो मैं इस लेवल पे, क्योंकि सर्विसेज मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, लेकिन मेरा मतलब शुरू से ये विजन है कि मैं एज ए इंडिविजुअल, मैं क्योंकि अकेला बंदा हूँ ना, तो एज ए इंडिविजुअल मेरी जितनी भी कैपेसिटी में है, मैं अपने इलाके के लिए जरूर काम करूंगा, मैं अपने लोगों के लिए जरूर काम करूंगा। और मेरे मतलब यही मेरे इलाका, मतलब वो इलाका कह सकते हो, इलाका नहीं बल्कि मैं पूरी पाकिस्तान के लिए ही सोचता हूँ। पूरी पाकिस्तान, पूरी बलूचिस्तान के लिए मैं मतलब जहाँ भी रहूंगा, क्योंकि हम फेडरल के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं। फेडरल का मतलब है कि आप किसी भी प्रॉब्लम सर्व कर सकते, कहीं भी भेज सकते हैं आपको वो। तो मेरा विजन है वो यही है कि मैं जहां भी रहूंगा, मैं मतलब कोशिश करूंगा कि जिन मसाइल से मैं गुजरा हूँ, मतलब जिन मसाइल से मैंने अपनी एजुकेशन कैरियर के दौरान सफर किया है, कम से कम कोई और सफर ना करे इनसे। तो मैं यही मैं कर सकता हूँ, मैं यही करूंगा कि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे एज ए इंडिविजुअल जितना हो सकता है, मैं अपने इलाके के लिए, मैं अपने प्रोविंस के लिए, मैं अपने कंट्री के लिए मैं कंट्रीब्यूट करता रहूंगा। तो इसके लिए मैं अब वो क्या कह सकते हैं आप, अभी तक मैं सर्विसेज ज्वाइन नहीं की, सर्विसेज ज्वाइन करूंगा तो पता चलेगा किस 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 तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं मुझे, तो मतलब किस किस तरह मैं लोगों को सर्व कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली फिर आई विल कंट्रीब्यूट। राइट सर। मतलब एक तो आपने बहुत अच्छी बात की कि आप फेडरल लेवल पर आप काम करेंगे, लेकिन एक दूसरी मतलब हमारे पास काफ़ी सजेशन आ चुकी है कि मतलब अगर आप मतलब अब वो तो ज़रा आप कर भी रहे होंगे, लेकिन वैसे भी मैं लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट करूँ कि मतलब अगर आप उनको अभी रिसेंटली आप ज्वाइन नहीं कर चुके तो आप अगर उनको गाइडेंस के लिए अपना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दें तो ज़्यादा जी उनकी जी तरफ से रिक्वेस्ट थी। तो उम्मीद है कि आप उनको टाइम देंगे मतलब ज्वाइन करने से पहले, फिर तो शायद आगे आप कुछ ज़्यादा मसरूफ होते जाए। तो आप उनको जी जरा अगर गाइडेंस के लिए। जी, इसमें थोड़ा एडिशन करता चलो, सॉरी जी इंटरप्ट जी किया आपको। जी जी तो हम जरूर। लोग बलुचिस्तान के कुछ हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का सोच रहे हैं कि जहाँ पे हम बलुचिस्तान की यूथ को इन पार्टिकुलर, और मतलब बाकी जो पाकिस्तान के यूथ है उनको इन जनरल, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, मतलब वो क्या कहते हैं, कोचिंग कर सके उनके फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ उनको जितना हो सकता है हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या कि मसूलियत बढ़ेंगे कि आपकी बात ठीक है, तो जितना हम लोगों से हो सकता है हम उस अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे उनको गाइड करें, उनको मतलब बताएं कि मतलब आपने कैसे कैरियर परस्यू करना है। अगर आप सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपने क्या क्या मतलब वो चीजें लेके चलनी है अपने साथ।
तो ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं इसके लिए। चले सर, ये तो फिर और भी ज़्यादा खुशी की बात है। मतलब लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास, जाहिर सी बात है, अगर आप लेवल तक एक बड़े, आप आज प्रैक्टिकली आपने कुछ कर दिखाया, आप अगर आप कुछ गाइडेंस देंगे तो वो एक दूसरे एकेडमीज से भी शायद वो चीज़ ना मिले। एकेडमीज में भी मतलब अगर टीचर्स होते हैं, जाहिर सी बात है, मतलब पढ़ाते होंगे, लेकिन एक बंदा जब प्रैक्टिकली बिल्कुल कर दिखाता है तो उसकी बातों में असर होता है। तो ये तो बहुत खुशी की बिल्कुल। बात है अगर आप ये लॉन्च कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसमें मतलब कामयाबी जी दे। जी, थैंक यू। हमारी भी आपको सपोर्ट होगी। सर, आपका एक रोल मॉडल, जाहिर सी बात है, लाइफ में एक रोल मॉडल बंदे का होता है, तो आप रोल मॉडल आपके कौन है? मेरे रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स ही है? चलो, ये जी मतलब बहुत अच्छी बात है। लोग पता नहीं बड़े बड़े लेवल पर रोल मॉडल बना करके उनको वो करते, तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी है, अपने पेरेंट्स ही है। सर, कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस किया शायद आपकी जो डिटेल मार्क्स में, शायद वहीं पे देखो कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में सोशोलॉजी चूज किया। उनका सवाल ये था कि आपके पास एक प्लस पॉइंट था, बलूची लैंग्वेज था, क्योंकि काफ़ी लोग लैंग्वेज लेते हैं तो फिर उसमें मार्क्स ले लेते हैं। तो वो कह रहे थे कि आपने बलूची लैंग्वेज क्यों नहीं चूज किया, सोशोलॉजी आप चूज किया? जी, इसमें बेसिकली दो चीजें हैं कि मैंने सोशोलॉजी क्यों चूज की है, बलोची क्यों चूज नहीं की है। उसमें फर्स्ट ये है कि मैंने बीबीए के दौरान अपनी सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट हमें पढ़ाया गया था वहाँ पे, एक ये था। सेकंड ये था कि सोशोलॉजी जो है, मुझे मुझे लग रहा था कि, बल्कि है भी ऐसे, रियलिटी भी ऐसे है कि सोशोलॉजी आपको ऐसे में काम आता है। मतलब ऐसे राइटिंग जो आपने 3000 वर्ड्स की एक ऐसे लिखनी है ना, तो उसमें अगर आपको सोशोलॉजी ऑप्ट करते हैं, सोशोलॉजी के जार्गन, सोशोलॉजी की थ्योरी, सोशोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स, वो आपको कहीं ना कहीं अगर ऐसे में कहीं काम आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोशोलॉजी चूज की, बलोची चूज नहीं किया, क्योंकि बलोची स्कोरिंग है इसमें। देयर आर नो टू ओपिनियंस ऑन दिस। बलोची बहुत स्कोरिंग है, लैंग्वेजेस सारी स्कोरिंग है। लेकिन मैंने लैंग्वेज बलोची मतलब छोड़ी इसलिए क्योंकि 2018 में जो सोशोलॉजी ऑप्ट किए तो मेरे उस टाइम 62 मार्क्स थे। हाँ, 62 मार्क्स थे। खैर इस बार सोशोलॉजी तो हिट हुआ था, उसमें मेरे 48 मार्क्स आए हैं। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट टाइम थे उसमें मार्क्स में अच्छे आ गए थे, फर्स्ट मेरे मोटिवेशन ये थी कि यार मार्क्स अच्छे आ गए, अगर थोड़ा और मेहनत करूँ मैं 70 में टच कर सकता हूँ सोशोलॉजी को। अगर 70 भी कोई से टच कर रहा है आपका, तो इसका मतलब है बस ये बेस्ट है सबसे। तो इसलिए फर्स्ट तो ये था, मैंने इसलिए बोले चूज नहीं किया सोशोलॉजी। मुझे फर्स्ट टाइम में मार्क्स अच्छे आए हैं, और पहले से मेरी बैकग्राउंड भी थी उसमें, बीबीए में हमने कोर्स पढ़ी थी ये। सेकंड ये था कि जो सोशोलॉजी है उसकी वो जो थ्योरीज हैं, जो उसके जार्गन्स हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मुझे ऐसे में काम आई। इसलिए मैंने फिर सोशोलॉजी चूज की। बलोची के आपको कहीं और काम नहीं आते। बलोची जो कुछ चीजें पढ़ते हो बलोची के लिए, आप लैंग्वेज के लिए, तो आपको वो सिर्फ बलोची के पेपर में ही काम आएंगे। दो माई नेटिव लैंग्वेज बलोची, हम लोग घर में बलोची बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बलोची चूज नहीं की है। उसके पीछे ये रीजन है कि मतलब सोशोलॉजी मुझे ऐसे में काम आई इसलिए। राइट सर। सर, अगर आप कोई मतलब मैसेज दे दे जो यंग, मतलब ज़रूरी नहीं कि CSS वालों के लिए, अगर आप वैसे हमारी यंग जनरेशन या जो भी हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, आप कोई मतलब कुछ पैगाम अपनी तरफ से पेश करें, कोई एडवाइस आप करना चाहें? तो मेरा एडवाइस जो है यूथ के लिए, पार्टिकुलरली बलूचिस्तान के यूथ के लिए यही है कि देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ बलूच फॉर यूथ ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के यूथ के लिए फेडरल में देखो, प्रोविंस यहाँ देख लो, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अब बलूचिस्तान के यूथ को करना क्या है कि उन्होंने आगे बढ़ना है। मतलब देखो, जब चेंज होता है ना, चेंज हमेशा इंडिविजुअल से ही मतलब इनिशिएट होती है, फिर जाके वो मतलब स्नोबॉल होते होते पूरी सोसाइटी में चेंज आता है। तो इस तरह हर इंडिविजुअल को मेरा ये मैसेज है कि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जितना हो सकता है वो मेहनत करें। वो अगर मतलब यहाँ फेडरल की तरफ आना चाह रहे हैं, सीएसए की तरफ से, तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए, बलूचिस्तान के यूथ के लिए। तो वो मेहनत करें अपना, और अपना एक मतलब क्लियर विजन हो उनका, क्लियरली अपना विजन डिफाइन करें कि भाई करना क्या है मैंने। वो विजन डिफाइंड हो। थर्ड ये है कि वो उस विजन की तरफ, उस विजन तक पहुंचने के लिए जो भी बीच में टास्क होंगे इनके, जो उसको मतलब अकम्प्लिश करने हैं उन्होंने, उनको ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन करके एक प्रॉपर प्लान से मतलब वहां तक पहुंचे। तो इस तरह जो है वो एक अच्छे तरीके से और कम वक्त में और सही तरह से वो अपने एनर्जी मतलब सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट सर। तो नाज़रीन, ये थी जनाब अख्तर बलोच साहब की कहानी, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक गवर्नमेंट स्कूल से किया। जो अपनी तालीम का आगाज़ था वो बलूचिस्तान की एक इंतहाई पसमानदा इलाका है, क्वेटा के साथ करीब ही है, बोलान का इलाका। उन्होंने वहाँ से अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ज़िंदगी में एकदम एक बड़ी अचीवमेंट एकदम नहीं हासिल की, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप आते रहे। फिर उन्होंने क्वेटा की तरफ मूव हुए। ऑलमोस्ट उन्होंने प्राइमरी मिडिल एजुकेशन क्वेटा से की, फिर जब इंटरमीडिएट के लिए पंजाब गए। इसी तरह फिर उन्होंने
जो बैचलर्स है वो मतलब एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से किया। बउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है मुल्तान में, पब्लिक सेक्टर की है, मतलब जहाँ पर लोग शायद कुछ लोग उसको अच्छा नाम देते होंगे, कुछ नहीं देते होंगे, लेकिन अख्तर बलोच साहब वहाँ से उन्होंने बैचलर्स किया। उसके बाद वो दोबारा पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं गए, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी गए वो फिर पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट इस्लामाबाद। फिर जब अब देखिए उन्होंने एक स्टेप लिया, मतलब लोकल यूनिवर्सिटी थी और एक फिर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में गए। न सिर्फ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में गए, वहीं पर जाते हुए उन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ CSS का अटेम्प्ट दिया। पहले अटेम्प्ट में वो मतलब एक सब्जेक्ट से रह गए, तो उन्होंने हौसला नहीं हारा, उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन जारी रखी, अपना MBA जारी रखा और दूसरा अटेम्प्ट दिया। दूसरे अटेम्प्ट में फिर आपके सामने है कि वो CSS क्लियर कर चुके हैं और पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में उनकी एलोकेशन हो चुकी है। जल्दी उनकी फिर ट्रेनिंग होगी, फिर वो ज्वाइन करेंगे सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को। तो ये उनकी कहानी है, आपने उनकी पूरी कहानी सुनी जिसमें काफ़ी मोटिवेशन वाली बातें थी, कुछ नसीहतें की, जो बातें मतलब एक प्रैक्टिकल उन्होंने प्रैक्टिकल करके कुछ बताया। अगर आप कोई एक बंदा है जिन्होंने कुछ ना करके दिखाया, वो आपको जितनी भी नसीहतें करे आपके ऊपर कोई असर नहीं करने वाली। लेकिन अख्तर बलोच साहब सब कुछ खुद प्रैक्टिकली करके अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे थे, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें अपनी मतलब तालीम ख़ास तौर पे, मैं पूरे पाकिस्तान बल्कि बलूचिस्तान के अवाम से ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ कि आप अख्तर बलोच साहब जैसे नौजवानों से ज़रूर सीखें, उनकी कहानी ज़रूर सुनिए और इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए। तो नाजरीन, ये थी अख्तर बलोच साहब की कहानी। अख्तर बलोच साहब बहुत शुक्रिया वतन न्यूज़ को टाइम देने का। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।